आज सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा कि बताएं हैं कि 52 करोड़ रुपया बेटा बाप को भेज रहा है और बिजनेस क्या है उसकी, इसमें कोई शक नहीं है। 52 करोड़ रुपया डिक्लेयर हुआ है, टैक्स रिटर्न्स में डिक्लेयर हुआ है, ऑडिटेड बैलेंस शीट्स के अंदर जो है वो आउटफ्लो है कैश का। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई बात नहीं है। अल्लाह ताला आपको भी इस तरह को बेटा दे जो आपको इतने पैसे दे। 2005 में सब कुछ बेच चुके हैं बकौल उनके, और वो पैसे वो हसन नवाज साहब को दे चुके हैं कारोबार के लिए। तो ये अरबहा रुपया जो हुसैन नवाज साहब सऊदी अरब से पाकिस्तान भेज रहे थे, ये उनके पास कैसे आया? वो बच्चे देती जा रही है, वो नुकसान वाली मिल वो बच्चे देती जा रही है। अरबों रुपए के फ्लैट हैं। असम्बली के इस्तिस्ना के बाद आज आ गए हैं कि हमने ये गिफ्ट दिए हैं, रिमिटेंस आई हैं और हमें कोई नहीं पूछा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया कि पहले कुछ और था तकरीरों में नवाज शरीफ, और जब से तलाशी शुरू हुई अदालत में तो इनके स्टैंड बदल रहे हैं। जो उन्होंने ईवान में तकरीर की थी उसके ऊपर कोई इस्तिस्ना नहीं मांगा गया। कल आप भी कोर्ट में थे, आपने वकील साहब की बात बड़े ध्यान से सुनी है। ये हमने ज़रूर कहा है कि ये प्रिविलेज ऑफ द पार्लियामेंट है, और प्रिविलेज ऑफ द पार्लियामेंट को किसी एक मुकदमे के लिए सरेंडर तो नहीं कोई कर सकता, क्योंकि पार्लियामेंट रहेगी, हम नहीं रहेंगे। हमसे तो हिसाब मांगा जा रहा है और शरीफ फैमिली हिसाब दे रही है, दादे से लेकर पोते तक। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, 5, 6 साल 10 साल की उम्र में बच्चे अक्सर वो एक जिगसॉ पजल खेलते हैं, उसके डिफरेंट पीसेस लगा के एक पिक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी तक जो मामलात सामने आ रहे हैं उससे पता ये लग रहा है कि शरीफ ख़ानदान के जो पैसे के मामलात हैं वो भी एक जिगसॉ पजल है, जिसके मुख्तलिफ पीसेस अभी तक इकट्ठे किए जा रहे हैं, लेकिन वो पीसेस हैं कि इकट्ठे जुड़ ही नहीं रहे। पता नहीं है कितने 1000 पीसेस का या बिलियंस का जिगसॉ पजल है जो अभी तक उसका मनी ट्रेल ही सामने नहीं आ रहा। तोहफे तहाइफ, पैसे का एक सर्कस है। बाप से बेटे को, बेटे से बाप को, बाप से बेटी को, बेटी से बाप को, फिर बीच में कहीं दादा जान का जिक्र आ जाता है, कहीं दादी जान का जिक्र आ जाता है। लेकिन ये जो सर्कस है पैसे का, इसका अभी तक कोई कोना पकड़ा ही नहीं दिया जा रहा। उसकी वजह क्या है ये भी आज प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। साथ साथ आपको सिर्फ चंद चीज़ें बताएंगे जो कि टैक्स रिटर्न्स में मौजूद हैं, जिसके मुताबिक प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के असासे जो उन्होंने खुद डिक्लेयर किए, 2 अरब रुपए तक का उनमें इजाफा हुआ सिर्फ 4 साल में। उसी 4 साल में आज जिक्र आया कि जी 52 करोड़ रुपए सिर्फ हुसैन नवाज ने उनको भेजे। और इसमें क्या, किस तरह से ये चीज़ें बनती हैं, वो फार्मूला क्या है, मैं चाहूँगा कि आप सब तक भी वो फार्मूला पहुँचे। ख्वाजा आसिफ साहब को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि काश आपका भी ऐसा बेटा हो, ऐसा नेक बेटा हो, अल्हम्दुलिल्लाह वो आपको भी पैसे भेजे। लेकिन कितने पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनके मामलात इस तरह से होते हैं? और अदालत में भी ये सवाल हुआ कि जनाब हमारे माशरे में तो अक्सर बाप बेटों को या बच्चों को गिफ्ट देता है, यहाँ पे उल्टी गंगा किस तरह से बह रही है। मैं अपने पैनलिस्ट का नाज़रीन आपसे तारुफ करवा दूँ। इस्लामाबाद में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आज सुप्रीम कोर्ट में भी मौजूद थे। अक्सर सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग जो इस मामले पे चल रही हैं PTI की क़यादत के साथ वहाँ पे मौजूद होते हैं। जिस तरह सुबह सुबह आप हुकूमती वुज़रा की भी एक लाइन देखते हैं, उसी तरह PTI की क़यादत भी वहाँ पे जाती है। और उस पर मुझे अबरारुल हक का गाना किसी दिन उन्हीं से बुला के पूछेंगे, जट चढ़िया कचहरी, वो आपको अबरार की ही आवाज़ में सुनाने की कोशिश भी करेंगे इन्हीं मनाजिर के साथ। लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद साहब। नदीम अफजल चंद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। आपने ख्वाजा आसिफ साहब की बात अगर सुनी तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सुनी तो मैं दोबारा ये सुनाना चाहता हूं आपको और फिर आपसे सवाल करूंगा। क्या कहा ख्वाजा आसिफ साहब ने, कितने नेक औलाद है मियां नवाज शरीफ साहब की जो उनको तोहफे दे रही है, और पाकिस्तानी कौम के कितने ऐसे बेटे हैं जो वालिदैन को 52 करोड़ रुपए तोहफों में दें। आइए देखते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। 52 करोड़ रुपया डिक्लेयर हुआ है, टैक्स रिटर्न्स में डिक्लेयर हुआ है, ऑडिटेड बैलेंस शीट्स के अंदर जो है वो आउटफ्लो है कैश का। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई बात नहीं है। अल्लाह ताला आपको भी इस तरह को बेटा दे जो आपको इतने पैसे दे। जी नदीम अफजल चंद साहब, इस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? आपको कोई तोहफे तहाइफ इस तरह के मिले? देखें अरशद भाई, ये पहली दफ़ा देखा है कि गिफ्टेड करप्शन इस मुल्क में एक नया टर्मिनोलॉजी आ गई है। और
दो ही मैंने पहले आपसे आरफ अलवी साहब और मैं पहले एक और प्रोग्राम में थे तो बड़ी तफसील से बात हुई कि ये एक ऐसा अलमिया है कि अब दो ही रास्ते रह गए। या तो आगे थी हिस्ट्री हमने लिखनी है कि ये हर करप्शन को तोहफे का नाम दे दिया जाए, कभी बेटी से, कभी बेटे से, कभी वालिद से, तो यहाँ ये दरवाज़ा बंद करना पड़ेगा। ये एक ऐसा पॉइंट आया है। और फिर पॉलिटिकल फिगर्स के ऊपर, पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ के ऊपर, फिर हुक्मरान तबका जो एग्जेक्टिव सीट्स पे हो, प्राइम मिनिस्टर हो या मिनिस्टर हो, तो मेरे ख्याल में अब सूरत हाल तो सिंपल सी है। ये पैसा आया है तो बजाय से कि पूछा जाए कि बेटे ने करा दिया, इनसे पूछना पड़ेगा कि आपने जो घड़ी पहनी थी, आपने जो पैसे मंगवाए, इसका सबूत दे दें, रसीदें दे दें, आपने कितनों का टैक्स दिया, कितने पैसे आपने बाहर कैसे भेजे, वापस जो आए वो किस तरह है। ये सिंपल सी बात है, इसमें तो दूसरी राय नहीं है। और ये पैसे आपके आज तक टैक्स रिटर्न में नहीं आए, आज के आप तक आपके बैलेंस शीट पे नहीं आए, तो ये कैसे कहाँ से आ गए? तो वो बड़ी सादा सा सवाल है और कौम पूरी देख रही है। और नदीम अफजल चंद साहब, जिसको आप सादा सा सवाल कह रहे हैं, ये अप्रैल 2016 में मामला शुरू हुआ, नवंबर तक वैसे चलता रहा, पार्लियामेंट में भी 7 सवाल हुए, फिर 70 सवाल खुर्शीद शाह साहब ने पेश किए, जवाब नहीं आया। नवंबर से सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देख रही है, अभी तक जवाब नहीं आया। आज भी मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने कहा है मखदूम अली खान को रसीदें पेश करें, बैंक स्टेटमेंट्स पेश करें। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, ऐसा ही हुआ कि रसीदें आज फिर मांगी गई? देखिए, बार बार जजेस असल में पिछले 3-4 रोज से इन्होंने एक तो वकील बदला। अच्छा, वकील क्यों बदला? कि पहले ये फैक्ट्स पर बात करना चाहते थे, उससे पहले ये असेंबली के अंदर ये कह चुके थे सारी चीज़ें हमारे पास हैं, तो इनको अंदाज़ा नहीं था कि मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा, इनको अंदाज़ा नहीं था कि इतनी जल्दी पकड़ होगी। ये तो कहिए कि हमने, हमारी जमात ने और दूसरी जमातों ने भी मिलकर इसको लाइमलाइट में रखा तो ये आ गया। इनको मशवरा ही मिला था जब ये इंग्लैंड गए थे कि चीज़ों को टालो, ये खुद ही ख़त्म हो जाएगी। ख्वाजा आसिफ ने तो असेंबली में कहा था, मगर लंदन में भी मशवरा मिला इनको, और आप जानते हैं कहाँ से मिला होगा, मगर लंदन में भी ये मशवरा मिला कि जाने तो बुद्सल लोग भूल जाएंगे, हमने भूलने नहीं दिया। तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि ये फैक्ट्स पर पहले तो इन्होंने असेंबली में कहा सब कुछ है, फिर जब नहीं था तो कतरी लेटर लेकर आ गए। अब जब कतरी लेटर आए तो जजेस ने पूछा तुम कोई गिफ्ट लाए हो? तो उन्होंने कहा नहीं, गिफ्ट नहीं जी, हमारा पैसा गया था और हमारी पैसे से सब कुछ हुआ है। उसके बाद कोर्ट के अंदर जब फैक्ट्स के ऊपर सलमान भट्ट साहब ने, जो इनके वकील थे, उन्होंने ये कहा कि जी हमारे पास तो नहीं, वहाँ तो पर्चों पे काम होता था और पर्चियों पर वहाँ फैक्स मशीन नहीं थी और ऊँट होते थे और ये सब कुछ। तो वो फैक्ट्स जब ख़त्म हो गए तो असलियत निकलने लगी। जब असलियत निकलने लगी तो इन्होंने जो लॉयर बदला, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर लेकर आए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर साहब मखदूम साहब जो हैं वो कोई फैक्ट्स पर बात नहीं कर रहे, टोटली उन्होंने हमारे आर्गुमेंट्स पर बात की, फैक्ट्स पर नहीं बात की। उन्होंने एवन फील्ड पर बात नहीं की। डॉक्यूमेंट दें आप, उसमें से बता देते हैं कि जनाब ये डॉक्यूमेंट में ये मसला है, तो वो क्यों नया डॉक्यूमेंट? अच्छा, वो कहते हैं कि जी गल्फ स्टील में ये था, पीटीआई ये कह रही है। अरे गल्फ स्टील के तो तुमने चीजें लाई है ना, हम तो नहीं लाए, तुम खुद ही कहीं से उगल गए, कहीं से कोई चीज निकल आई। तो वो अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बहस कर रहे हैं और सिर्फ एक बहस कर रहे हैं। ये बड़ी अहम बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान का सबसे बड़ी अदालत, यानी पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद अल्टीमेट फैसला तो अल्लाह मियाँ करेगा ही करेगा ना, मगर पाकिस्तान के पास सबसे बड़ी जो अदालत है उसको ये कह रहे हैं कि तुम कॉम्पिटेंट भी नहीं हो, तुम्हारी ज्यूरिसडिक्शन भी नहीं है, तुम इनकम टैक्स की चीज़ें नहीं देख सकते बिकॉज यू आर नॉट कॉम्पिटेंट टू डू इट। तुम मनी लॉन्ड्रिंग नहीं देख सकते क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट तो 2010 में बना था। अच्छा, कोर्ट को बार बार ये कह रहे हैं कि तुम कुछ नहीं, फिर बाकी अगर तुमने कुछ करना है तो हमें इस्तिस्ना हासिल है, मगर हम बाहर नहीं कह रहे, हम कोर्ट में बाहर भी ये कह रहे हैं। अल्फाज आपने शायद गौर नहीं किया। हाँ। इस बात का इकरार किसी और ने नहीं बल्कि ख्वाजा साद रफीक साहब ने किया। और किन अल्फाज में उन्होंने किया? उन्होंने कहा जी पार्लियामेंट का इस्तेका के इस हवाले से प्रिविलेज है पार्लियामेंट का, हमारे लिए उसी पार्लियामेंट का प्रिविलेज है जिसमें जब खुर्शीद शाह साहब खड़े हुए और उन्होंने कहा कि जी हम वजीर आजम के खिलाफ एक प्रिविलेज मोशन मूव करेंगे, तो सरदार अयाज सादिक साहब ने कहा नहीं जनाब, मामला सब जुडिस है अदालत में। जब मामला अदालत में आया तो वहां पे बाहर निकल के ख्वाजा साद रफीक साहब क्या फरमाते हैं, आइए सुनते हैं। तो उन्होंने ईवान में तकरीर की थी, उसके ऊपर कोई इस्तिस्ना नहीं मांगा गया। कल आप भी कोर्ट में थे, आपने वकील साहब की बात बड़े ध्यान से सुनी है। ये हमने ज़रूर कहा है कि ये प्रिविलेज ऑफ द पार्लियामेंट है और प्रिविलेज ऑफ द पार्लियामेंट को किसी एक मुकदमे के लिए सरेंडर तो नहीं कोई कर सकता, क्योंकि पार्लियामेंट रहेगी, हम नहीं रहेंगे।
जी नाज़रीन, आपने देखा ख्वाजा साद रफीक साहब कान यूं नहीं पकड़ रहे, यूं घुमा के कान पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वही पार्लियामेंट जिसके इस्तेकाक की बात करें, यकीनन नवाज शरीफ साहब उसका हिस्सा है और आर्टिकल 66 के तहत 2 दिन उसी पे बहस होती रही। नदीम अफजल चंद साहब और डॉक्टर आरिफ अलवी साहब दोनों की इजाज़त से मैं नाज़रीन को सिर्फ एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ। और ये नाज़रीन मैं छोटी सी इसलिए कह रहा हूँ कि इससे बहुत ज़्यादा बड़े मामलात हैं। कहानी अरबों रुपए की कहानी है और मैं आपको सिर्फ छोटी सी कहानी बता रहा हूँ कि असासे पैसे कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, बाप से बेटी को, बेटी से बाप को, बेटे को, ये सारा सर्कस क्या है, उसका छोटा सा हिस्सा जो इन्हीं के दस्तावेजात में मेंशन्ड है। इन अरबों रुपए की कहानी आइए देखते हैं। वजीर आजम की वेल्थ स्टेटमेंट के मुताबिक 4 साल में उनके असासाजात में 1 अरब रुपए का इजाफा हुआ। 2011 में वजीर आजम के असासाजात की कुल मालियत 166 मिलियन रुपए थी। 2012 में वजीर आजम के असासाजात की कुल मालियत 261.6 मिलियन रुपए हो गई। 2013 में वजीर आजम के असासाजात की कुल मालियत 1.82 अरब रुपए हो गई। 2014 में वजीर आजम के कुल असासाजात की मालियत तकरीबन 2 अरब रुपए हो गई। वजीर आजम की पार्लियामेंट में की गई तकरीर के बरक्स सुप्रीम कोर्ट में कतरी शहजादे का जिक्र आया और कहा गया फ्लैट उसी से खरीदे गए। क्या कतरी शहजादे को दिया गया पैसा और उसका मुनाफा मियां शरीफ ने कभी अपनी टैक्स रिटर्न और वेल्थ टैक्स में दिखाया? एफबीआर में जमा करवाए गए दस्तावेजात के मुताबिक वजीर आजम ने 11 करोड़ से ज्यादा की रकम बैंक से निकलवाई। क्या इस बात से इशारा मिलता है कि ये बाहर से आए तहफ़ को इस्तेमाल करके मौजूदा दौलत कम करके वसाइल जितना जाहिर किया गया? ये कैश तहफ़ इनकम टैक्स के ऑर्डिनेंस की भी खिलाफ वर्जी है, क्योंकि इसके लिए नवाज शरीफ ने टैक्स देने से गुरेज किया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शन 12 में ज़ेर कफालत होने की तारीफ कुछ यूं की गई है कि ऐसा शख्स जिसके असासे और अखराजात कोई और शख्स बर्दाश्त करे। मरियम सफदर की टैक्स और इनकम की जमा करवाई गई तफसीलात से यही जाहिर होता है कि वो नवाज शरीफ के ज़ेर कफालत ही हैं। मरियम सफदर ने अपने ज़ाती अखराजात सिर्फ सफ़र के जाहिर किए, घरेलू अखराजात का कहीं जिक्र तक नहीं। मरियम सफदर ने गाड़ी को तोहफा जाहिर किया, मगर गाड़ी की देखभाल के अखराजात नहीं बताए। 2012 के गोशवारों में जाहिर की गई वेल्थ 17 करोड़ 29 लाख रुपए में वालिद के दिए गए तहफ़ भी शामिल हैं। दस्तावेजात से मालूम होता है कि मरियम सफदर अपने वालिद से तहफ़ वसूल करती रही हैं। इसका कानूनी मतलब यह भी लिया जा सकता है कि मरियम अपने वालिद के ज़ेर कफालत रही है। 2010 में मरियम सफदर की कोई ज़रई ज़मीन नहीं। क्या ज़रई ज़मीन खरीदने और ज़रई आमदनी दिखाने के लिए साल 2011 के बाद मरियम सफदर ने अपने वालिद से तहफ़ वसूल किए? क्या कानून के मुताबिक ये तमाम असासे नवाज शरीफ के थे, क्योंकि इनको रकम नवाज शरीफ ने दी। 30 जून 2011 को जमा करवाई गई वेल्थ स्टेटमेंट में मरियम सफदर ने 3 करोड़ 20,58,930 रुपए की नई ज़रई ज़मीन दिखाई। इसी साल 3 करोड़ 17 लाख रुपए का तोहफा वालिद नवाज शरीफ से वसूल शुदा जाहिर किया।
इसी तरह एक और ज़मीन जिसकी मालियत 4 करोड़ 19 लाख जाहिर की और वालिद नवाज शरीफ से एक और तोहफा 5 करोड़ 16 लाख का जाहिर किया। दस्तावेजात से जाहिर होता है कि ज़रई ज़मीन खरीदने के लिए मरियम सफदर अपने वालिद नवाज शरीफ के तहफ़ पर भी इन्हिसार कर रही हैं। नवाज शरीफ और मरियम सफदर की वेल्थ स्टेटमेंट से अक्सर और बेशतर तहफ़ का तबादला सामने आता है। 2010 में मरियम सफदर के पास कोई ज़रई ज़मीन नहीं थी। वालिद से मिलने वाले तोहफ़े के बाद 2011 और 2012 में मरियम सफदर ज़रई ज़मीन की मालिक बन गई। टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 109 के मुताबिक मरियम सफदर की ज़रई आमदनी दरअसल वालिद नवाज शरीफ की ज़रई आमदनी है। नवाज शरीफ साहब ने 2013 से पहले मरियम को अपने ज़ेरे कफालत जाहिर किया, मगर इनकी ऑफशोर कंपनियां नहीं जाहिर की। हुसैन नवाज ने कहा है कि 2006 से मेफेयर फ्लैट्स के मालिक वो हैं और उनकी बहन सिर्फ ट्रस्टी हैं। मेरे नाम से इस वक्त 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जो है ना वहाँ पे, मैं आज आपके सामने जो है ये रख देता हूँ। एक तो वहाँ पे जो है प्रॉपर्टीज़ हैं जो पार्क लेन अपार्टमेंट्स हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ही ख़रीदे थे। ठीक है जी, 2 अपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे जो है ना पार्क लेन में, जिन्हें मैंने ख़रीदा और वो एक ट्रस्ट बेसिकली उसको ओन करता है और वो ट्रस्ट जो है वो मेरी बहन मरियम के नाम से। जबकि मरियम सफदर ने 2011 में खुद कहा कि उनकी कोई प्रॉपर्टी लंदन में नहीं और यहाँ तक कि ट्रस्ट भी बरतानवी इदारों के साथ रजिस्टर्ड नहीं। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ रहती हूँ और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। 2012 में भी नवाज शरीफ साहब ने 24 करोड़ 50 लाख रुपए के असासे जाहिर किए। 2012 में सालाना अखराजात 2 करोड़ 40 लाख 96 हजार जाहिर किए। 2012 में ज़ेरे कफालत बेटी के नाम कोई असासा जाहिर नहीं किया, जबकि 2011 में 2 करोड़ 48 लाख की जमीन बेटी के नाम जाहिर की। नवाज शरीफ ने अपने हल्फ में कहा कि उनके या उनकी शरीक हयात के किसी कंपनी में अक्सरियती हिस्से नहीं हैं। साल 2011 और 2012 दोनों में नवाज शरीफ साहब ने चौधरी शुगर मिल से तनख्वाह जाहिर की, जिसमें वो 2,12,538 शेयर्स जिनकी मालियत 1 करोड़ 60 लाख। नवाज शरीफ और उनकी अहलिया मिलकर ये मिल कंट्रोल करते हैं और इसी मिल में $20 मिलियन का कर्ज चंद्रन जर्सी नामी ऑफशोर कंपनी से हासिल किया गया, जिसका एतराफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी कर चुका है। इलेक्शन कमीशन ने शरीफ खानदान को 2013 का इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी, बावजूद इसके कि उस वक्त ये 4.9 अरब रुपए के नादहिंदा थे। 1994-95 में शरीफ खानदान ने 9 बैंकों से कर्जा लिया, जो कि 2013 तक वापस नहीं किया गया था। अरबों रुपए का ये कर्जा इलेक्शन के बाद अदा किया गया और 23 दिसंबर 2014 का एक खत भी पेश किया गया। मरियम सफदर के खावन मोहम्मद सफदर ने भी मरियम की ऑफशोर कंपनीज अपने असासाजात में जाहिर नहीं की। वजीर आजम ने कहा कि मुल्क से बाहर उनके कोई असासाजात नहीं, मगर अपने बरतानिया में रहने वाले बेटे से बड़ी बड़ी रकूमात तोहफे की सूरत में हासिल करते रहे। बारे सबूत अब वजीर आजम पर है कि वो किस तरह साबित करते हैं कि लंदन में मौजूद जायदाद उनकी नहीं या उससे उनका कोई ताल्लुक नहीं।
जी नदीम अफजल चंद साहब, आपने ये रिपोर्ट देखी, इसमें तहफ़ की एक्सचेंज जो है और परचेज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, उसके लिए तोहफा आता है और उसके बाद वो एग्रीकल्चर लैंड खरीदी जाती है। साथ साथ 2013 के इलेक्शन में कंडीशन थी कि आप बैंक लोन डिफॉल्टर ना हो, और उसके बाद 2014 में बाकायदा शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इकरार किया कि ना ये जो आउटस्टैंडिंग लोन्स थे हमने पे किए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या उस वक्त सो रहा था, और इलेक्शन लड़ने की इजाजत उस एनआरओ का हिस्सा थी जो इस्टेब्लिशमेंट ने करवाया था? देखें, एनआरओ ये तो मानते नहीं है। एनआरओ तो पीपल्स पार्टी ने किया था, जिससे मुशर्रफ की यूनिफॉर्म उतरवाई थी, और ये तो हमेशा एनआरओ को ताने देते रहे। फिर उसी एनआरओ की वजह से ये सुप्रीम कोर्ट तक गए। फिर ये इन्होंने लेटर जब लिखवाया, इम्यूनिटी उस वक्त कहते थे गिलानी साहब को नहीं है, ना प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को इम्यूनिटी है। तो आज ये खुद अभी फैसले पुरानों की बातें कर रहे हैं। हालांकि इनकी अपीलें तो सुनी जा चुकी हैं, 10 सालों बाद भी इनको टाइम बार्ड भी इनका ख़त्म करके इनकी अपील का हक इफ्तिखार चौधरी साहब ने दिया था। तो अब जो आपने अभी जो तफसीली रिपोर्ट दिखाई है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपकी कोशिशों को, और सच्ची बात है ये एक नेशनल सर्विस है, और अल्लाह करे कि इस मुल्क में ये रिवाज चल पड़े। और मेरे नहीं ख्याल कि अब ये रुकेगा। इसको ना कोई इदारा रोक सकता है, ना मीडिया रोक सकता है, ना पार्लियामेंट रोक सकती है, क्योंकि अवाम अपनी महरूमियों की जो जिम्मेदार है वो इस इशराफिया को समझते हैं, और ये इशराफिया की गेम है जो अवाम देख रही है। तोहफे, लैंड, गिफ्ट, सारी चीज़ें। हालांकि कोई आम आदमी बेचारा इनकम टैक्स का मुलाजम या कोई ऑडिट का मुलाजम तो गिफ्ट थोड़ा सा भी ले ले और वो पकड़ा जाए तो फिर उसके साथ क्या होगा। और इस मुल्क का वज़ीर आज़म कहता है मैंने ये चीज़ भी गिफ्ट ली, ये कतर से गिफ्ट ली, ये सऊदी अरेबिया से गिफ्ट ली, ये यूएई से गिफ्ट ली। मुशर्रफ साहब कहते हैं मुझे सऊदी हुक्मरानों ने गिफ्ट दिया। अब मरीम साहबा, और ये सारे गिफ्टेड काम चल रहा है। तो इस गिफ्टेड काम को रोकना पड़ेगा, इसको दरवाजा बंद करना पड़ेगा। और ये सुप्रीम कोर्ट लास्ट ऑप्शन है। पार्लियामेंट से तो ये भाग गए, अब सुप्रीम कोर्ट ही थर्ड एम्पायर है। थर्ड एम्पायर मेरा ख्याल है फैसला कौम के हक में करेगा। बिल्कुल सही है, वो फैसला जब आएगा तो इंशाल्लाह देखते हैं उसको भी कि क्या फैसला दे। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, अदालत उज़्मा में भी उठ रही हैं, सिर्फ हमने इनके टैक्स रिटर्न्स का एक वैसे मुआयना किया है, देखा है जो टेबल पे बैठ के। 2013 में भी आउटस्टैंडिंग इनके थे, ड्यूज थे, बैंक्स के इजाज़त दे दी गई। ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, इन्हीं के दस्तावेजात में मौजूद हैं। एक हम सुनते हैं कि एक ऑडिट होता है, FBR पार्लियामेंटेरियंस का भी करती है, सहाफ़ियों का भी, बिजनेसमैन का भी, सबका होता है। शरीफ ख़ानदान का कभी ऑडिट आपके इल्म में आया कि हुआ? नहीं, मेरे इल्म में बिल्कुल नहीं है। और शरीफ का ख़ानदान, देखिए शरीफ ख़ानदान ने तो मुसलसल क़वानीन ऐसे बनाए हैं कि इनको इस चीज़ का मौका मिल जाए कि पैसा यहाँ से बाहर भेजें। करप्शन का फॉरेन एक्सचेंज एक्ट जो है 1992 का, वो इन्हीं की हुकूमत ने बनाया। रिफॉर्म्स एक्ट 1992 जिसका जिक्र इसहाक डार साहब के एफिडेविट में भी है। कहा गया कि, और इसहाक डार ने जो अपने इतराफी बयान में कहा कि मियाँ साहब ने मुझे कहा कि जी हम ये एक्ट ला रहे हैं तो आप ये काम करें, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। लिहाजा अच्छा, ये कहानी पहले से शुरू है ना कि यूं जाता है और यूं घूम कर आता है और वापस आता है और सफ़ेद होता जाता है, बिल्कुल काला धन। अच्छा, काला धन ये नहीं है कि इन्होंने इनकम टैक्स बचाकर काला धन बनाया है। मैं तो कहता हूं इनका ये काला धन जो है ये करप्शन का भी है, ये कमीशंस का भी है। ये सारा काला धन सिर्फ इंडस्ट्री का नहीं है। इंडस्ट्री में तो आज तक इन्होंने डिविडेंड नहीं दिया, पैसे कैसे बनाए समझ में नहीं आता। सारी इंडस्ट्रीज ने डिविडेंड नहीं दिया आज तक, वरना इंडस्ट्रीज डिविडेंड देती है अपने शेयर होल्डर्स को, कुछ नहीं। तो ये काला धन घुमाया जा रहा है और साफ किया जा रहा है घुमा घुमा कर। मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि अभी आपके ही किसी एक्सर्प्ट के अंदर, आपके एक्सर्प्ट पे नहीं मगर जो लोग बयानात आप दिखा रहे थे उसमें किसी ने कहा कि दादा से लेकर पोते तक हमने हिसाब दिया है। दादा का हिसाब तो ये है कि जी दादाजी ने सारे इल्जाम अब्बा जी पर डाल दिए इन्होंने, नवाज शरीफ साहब ने, कि भाई उन्होंने किया, पैसा बाहर ले गए, हमें क्या पता। और पोते के मुतालिक कोर्ट के अंदर अब ये बरी जिम्मा हो रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जी वो जाने, उनका काम जाने। तो और नवाज शरीफ का है जी, हम तो कारोबार छोड़ चुके थे, सिर्फ ये पैसे की सर्कुलेशन कर रहे थे, अपने कारोबार को इन्होंने सफेद किया। आपने बात की है जिक्सॉ पजल की, है ना, कि जिक्सॉ पजल में से चीजें गायब हैं। अच्छा, जिक्सॉ पजल में चीजें इस वजह से गायब हैं कि पजल ही नहीं है ना, मामला तो बिल्कुल क्लियर है। ये सच बोल दे तो निमट जाएगा, मगर सच बोलने के लिए अब तैयार नहीं है। ये कानूनी प्रोटेक्शन हर चीज में चाहते हैं। इनका कोई है गीदड़ सिंह ही है कोई कि पैसा इतनी तेजी से। नदीम अफजल चंद साहब को भी मालूम है, और पाकिस्तानी सियासत को जो लोग बड़े गौर से देखते हैं उन्हें ये भी मालूम है
कि 1993 में जब पहली दफ़ा करप्शन के इल्ज़ामात में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को बर्खास्त किया गुलाम इसहाक खान साहब ने, तो उस वक्त कौन कौन किधर था, क्या रोल था किसका? फिर वाहिद प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको बहाल किया गया, उसके बाद कोई गवर्नर बना, कोई सदर बना। यहाँ पे नाज़रीन एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब वापस दोबारा आएंगे तो इन्हीं के दस्तावेजात से आपको दिखाएंगे कि मरियम सफदर साहिबा अपने वालिद साहब को क्या गिफ्ट देती रहीं, उसके बाद मरियम नवाज को कौन कौन गिफ्ट देते रहे, क्या हसन नवाज और मरियम सफदर के दरमियान भी कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन दस्तावेजात में मौजूद हैं। एक वक्फे के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। शरीफ खानदान के तोहफे तहफ़ देने का जो सर्कस है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आप ये दस्तावेजात देखें और डॉक्टर साहब आप भी देखें ये दस्तावेजात स्क्रीन पे, तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे मरियम नवाज साहिबा को ये गिफ्ट मिल रहा है वालिद साहब की तरफ से और करोड़ों रुपए के गिफ्ट मिल रहे हैं। उसके बाद अगला दस्तावेज जब आप देखते हैं तो उसमें भी आपको नज़र आता है कि फिर 2012 में फिर मरियम सफदर साहिबा को गिफ्ट फ्रॉम फादर मियां नवाज शरीफ साहब मिल रहे हैं। अगले साल पे जाएं तो फिर आपको ये 5 करोड़ के गिफ्ट आ गए। फिर आप अगले साल जाएं तो फिर ये लैंड के लिए आपको आ जाते हैं पैसे 2011 में। तो ये वाला सिलसिला एक तरफ चल रहा है। फिर नवाज शरीफ साहब गिफ्ट फ्रॉम सन, नवाज शरीफ साहब के असासों पे आ जाएं तो उनको उनके साहबजादे ये पैसे दे रहे हैं। अगले साल के में देखें तो फिर आपको ये करोड़ों रुपए के नज़र आते हैं गिफ्ट्स जो कि हुसैन नवाज मियां नवाज शरीफ साहब को भेज रहे हैं। अगले साल आए तो फिर आपको ये पैसे नज़र आते हैं। ना सिर्फ ये, हसन नवाज साहब मरियम सफदर साहिबा को लोन भी देते हैं। इस दस्तावेज को जब आप देखते हैं तो इसमें बड़े वाज़ेह तौर पे आपको नज़र आ रहा है लाइबिलिटीज लोन्स हसन नवाज टू मरियम सफदर, ये भी कोई तकरीबन करोड़ों का मामला है। इस सारे मामले को जो सस्पिशियस चीज़ बनाती है नाज़रीन, वो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का सन 2010-11 का लिखा हुआ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का ये खत है जो उन्होंने बरतानवी हुक्काम को लिखा कि जनाब ये रमज़ान शुगर मिल और चौधरी शुगर मिल, इससे ये करोड़ों के मामलात हो रहे हैं। 733 मिलियन की 739.79 मिलियन की जो ट्रांजेक्शन है ये सस्पिशियस ट्रांजेक्शन है और इसमें शक ये है, शुबा ये है कि ये फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन हो रही हैं। और हो किसके साथ रही हैं? हाउस नंबर 17 एवनफील्ड, हसन नवाज और पाकिस्तानी कंपनीज रमज़ान शुगर मिल, चौधरी शुगर मिल। और रमज़ान शुगर मिल और चौधरी शुगर मिल वो हैं पाकिस्तानी कंपनीज जिनमें नवाज शरीफ साहब का आपको पैसा आता हुआ नजर भी आ रहा है, जिनके शेयर होल्डिंग नवाज शरीफ साहब के पास है। और 11 करोड़ रुपया नवाज शरीफ साहब तकरीबन उसी साल रमज़ान शुगर मिल से जो ओवरड्रॉन आ रहा है वो निकलवा रहे हैं। और उसी साल SCCP ये बरतानवी हुक्काम को खत लिख रही है। उसके बाद बरतानवी हुक्काम ने इसको फॉलोअप करने की कोशिश की, लेकिन जैसा कि हमारे एक कहानी चलती है और इल्ज़ाम लगता है मुक मुका का, दफ्तर खारजा और SCCP इसके बाद खामोश हो गई। अब जब ये सवालात उठते हैं डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, हमने सुना था 2015 में मेगा करप्शन केसेस 150 और मोअज़्ज़िज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नैब को कहा था जी इसकी तहकीकात करें, वो 150 से 179 हो गए जिसमें इसहाक डार साहब का भी नाम था। इसहाक डार साहब को मेरी इतलात है कि नैब ने अब क्लियर कर दिया है। इसके साथ साथ FIA को एक केस गया था असगर खान वाला, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत थी, वो केस भी वहीं का वहीं पड़ा है। ये वाला केस अब आपको जाता हुआ किधर नजर आ रहा है? भाई साहब मैं आपके सामने 2-3 चीज़ें और ऐड कर दूं। मैं समझता हूं केस की तरफ आज ये गिफ्ट्स पर बात कर रहे हैं, मगर असल केस पर भी आप नज़र डाले रखें। असल केस के अंदर नईम बुखारी साहब ने FIA की रिपोर्ट रहमान मलिक वाली पढ़ी है। अच्छा, कोर्ट ज़रा सा तजब्जुब में था कि पढ़ी जाए नहीं पढ़ी जाए, जब पढ़ी है तो कोर्ट के शैमरॉक के चेक थे जो कि बाकायदा तौर पे वहां पे गए और उस पे काफी मेहनत हुई है। शैमरॉक कंसल्टेंट के बाकायदा मनी ट्रेल यहाँ पे दिया गया, यहाँ से पाकिस्तान से पैसा बाहर कैसे गया, शैमरॉक कंसल्टिंग ऑफशोर कंपनी उसमें, और वहां से फिर ये बाकायदा पहला फ्लैट खरीदने तक ये सारा मनी ट्रेल इस रिपोर्ट में मौजूद है। अच्छा, और अब कोर्ट क्या कह रही है? कोर्ट बार बार ये कह रही है, पहले तो कोर्ट सुन नहीं रही थी, जब सुनी तो नईम बुखारी साहब ने ये कहा, हमारे वकील ने, कि ये एविडेंस तो आपकी अदालत में मौजूद है, ये हम ला ही नहीं रहे, ये तो आपके यहाँ अपनी आर्काइव में मौजूद है। एविडेंस क्या है? एविडेंस ये रहमान मलिक साहब की रिपोर्ट है, सपोर्टिंग एंड कोरॉबरेटिव एविडेंस। इसमें सैकड़ों चेक्स हैं, वो पूरा नक्शा बनाया गया है कि किस किस तरह से पैसा गया और किस किस तरह से एवनफील्ड अपार्टमेंट्स खरीदे गए। अच्छा, अब बार बार कोर्ट ये कह रही है तो रिपोर्ट बड़ी अच्छी है, दे हैव मेड मेनी कमेंट्स, इस पर तो बड़ा काम हुआ है, मगर ये टेक्निकलिटी में डिसमिस हुई, टेक्निकलिटी में। अच्छा, टेक्निकलिटी में डिसमिस हुई है, फिर कोर्ट ये पूछ रही है कि फिर क्या हुआ? फिर जनाब एडवोकेट जनरल बनाए गए MNA PMLN के 2014 में,
उन्होंने अपील में जाकर कहा जी गवर्नमेंट इंटरेस्टेड नहीं है, नैब इंटरेस्टेड नहीं है इसको परसू करने में, लिहाजा वो उसको बंद किया गया। मगर एविडेंस जब कोर्ट में मौजूद है और सारा मनी ट्रेल एवनफील्ड का दे रहा है, एक तो ये, दूसरे मैं आपसे ये कह रहा हूं, मतलब इसहाक डार साहब का एफिडेविट मौजूद है, ये वाली एफआईए की रिपोर्ट मौजूद है। अच्छा, इसहाक डार साहब भी बड़े मजे की बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी ये स्टेटमेंट अंडर ड्यूरेस है। वो स्टेटमेंट डिनाई नहीं कर रहे, बड़ी अहम बात आपसे कर रहा हूं, वो स्टेटमेंट नहीं डिनाई कर रहे कि सब झूठ है, वो कहते हैं जी ये स्टेटमेंट से अंडर ड्यूरेस लिया गया है। तीसरी बात मैं आपसे कह रहा हूं कि जजेस बार बार ये कह रहे हैं कि 2006 से पहले का कोई लिंक तो मैंने नवंबर 11 को अपने वेबसाइट पर डाले थे वो डॉक्यूमेंट्स, जिसमें फ्लैगशिप इन्होंने आपने भी दिखाए, 2001 में फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट बनाई है हसन नवाज ने, जो 1 साल पहले कहता है कि जी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पे तो वहां से पैसे आते हैं, और 2006 में ये कहते हैं कि बच्चों को पैसे और ये चीज बीबीसी की रिपोर्ट में भी है। नदीम अफजल चंद साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको याद होगा मेगा करप्शन केसेस 150 की लिस्ट 179 की हो गई, नैब को कहा गया जी करे 2015, अभी तक उस पर केस जारी है। असगर खान का केस जो सुप्रीम कोर्ट में चला, सुप्रीम कोर्ट की बाकायदा हिदायत आई और उसमें इल्जाम यह था कि दीगर सियासतदानों के साथ नवाज शरीफ साहब ने भी ISI से पैसे लिए। FIA के पास वो केस गया। अगर आप कहेंगे तो मैं चौधरी निसार साहब ने क्या कहा था वो सुना देता हूं इस बारे में कि जी FIA क्या कर रही है, नहीं तो आपको गालिबन याद होगा। इस केस को आप किस तरफ अब जाता हुआ देख रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल में चौधरी निसार साहब बड़े अपने आप को तकड़ा वज़ीर दाखिला कहते हैं और मैं भी समझता था, लेकिन इस केस के ऊपर वो भी पेशरफ्त नहीं करेंगे। चाहेंगे ज़रूर कि ये केस का फैसला हो जाए, क्योंकि उनको पता है कि उनकी जमात के बड़े बड़े सीनियर लीडर ऊपर से डिसक्वालीफाई हो जाएंगे और शायद उनकी बारी आ जाए उसके बाद, लेकिन वो करेंगे नहीं। तो मेरे ख्याल में उस केस का कुछ नहीं बनना, क्योंकि उसमें बड़े काबिल कदर शख्सियात शामिल हैं, और जहाँ काबिल कदर शख्सियात हो इस मुल्क का कानून के जो हाथ हैं वहाँ रुक जाते हैं। लेकिन फैसला तो बड़ा क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी, हमारी हुकूमत की भी गलती थी, मैं समझता हूँ रहमान मलिक साहब की भी गलती थी, उनको चाहिए था उसके ऊपर प्रोब करना, नहीं किया, ये हमने गलती की, मैं इसको तस्लीम करता हूँ। हमने कमज़ोरी दिखाई या उसकी ISI इन्वॉल्व थी, कई सी वजह से चुप कर गए। बहरहाल क्यों ये तारीखी गलती थी, क्योंकि ये एक कौमी केस था और कौमी मुजरम पकड़े जा रहे थे, यहाँ इंटेलेक्चुअल करप्शन भी थी, यहाँ फाइनेंशियल करप्शन भी थी। तो अब आगे इसके ऊपर क्या होगा, मेरे ख्याल में इसके ऊपर फैसला नहीं होगा। अब सारी चीज़ें उदैबिया पेपर मिल, तौफीक मिल, ये IGI वाला केस, असगर खान केस, ये पनामा केस, ये सारे केसेस देख लें तो आज तक जितनी अदालतें हैं वहाँ भी कहीं टेक्निकली ग्राउंड पे ये बंद हो गए, कहीं वैसे बंद हो गए। अब ये टर्निंग पॉइंट है, और ये पॉइंट मैं समझता हूँ अपोजिशन जमातों की वजह से, और इसमें मीडिया का बड़ा रोल है, आप लोगों का बड़ा रोल है। अब ये कौम को याद हो गया है, आम आदमी से भी पूछेंगे ना तो उसको पनामा केस भी याद है, उसको मनी लॉन्ड्रिंग का भी पता है, उसको गिफ्ट करप्शन का भी पता है, उसको सारी चीज़ों का पता है। अब फैसला कौम देख रही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ। अब सुप्रीम कोर्ट का यह फर्ज बनता है कि कौम को इस एजानी कैफियत से निकाले और एक नई राह मुतय्यन करे, इंसाफ करे। बिल्कुल ठीक है। मैं चौधरी निसार साहब ने क्या कहा था वो याद कराने के लिए असगर खान केस के हवाले से चौधरी निसार साहब ने क्या कहा था, आइए नाज़रीन जरा सुनते हैं। असगर खान केस पे भी उसी तरह तहकीक की जाएगी, सो उस पर भी तहकीकात आगे बढ़ रही है, और इंशाअल्लाह ताला वो सारी चीज़ें भी अदालत के सामने होंगी। क्योंकि आपने सवाल किया है तो मैं ये भी बता दूं कि उस सिलसिले में वज़ीर आज़म ने अपना बयान FIA को दे दिया है। जी नाज़रीन, आपने सुना, चौधरी निसार कह रहे हैं वज़ीर आज़म ने अपना बयान FIA को दे दिया, और ये बात कर रहे थे अक्टूबर 2015 की। अब 2017 आ गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हिदायत थी। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, मैं इस सवाल का जवाब इसलिए जानना चाह रहा हूँ, 179 मेगा करप्शन केसेस नैब, प्रोग्रेस 2015 से चल रहा है, प्रोग्रेस आप बता सकते हैं 100 में से कितने नंबर? कोई नहीं, मैं समझता हूँ 100 में से नैब के हवाले से एक नंबर भी, एक नंबर आपने दिया। FIA में ये वाला असगर खान केस चल रहा है 2015 से, वजीर दाखिला और सुप्रीम कोर्ट की हिदायतें, FIA ने इस पे क्या किया, आपके इल्म में कुछ है? बिल्कुल बिल्कुल कुछ फाइल पे मिट्टी पड़ी हुई है, कुछ नहीं किया। बल्कि SCCP का मैंने आपको 2011 का खत दिखाया, SCCP ने अपना किरदार अदा किया नहीं, और इन्होंने पब्लिक। अब मैं जिस सवाल की तरफ आ रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान ये ऑब्जर्वेशंस दे चुके हैं कि जनाब तमाम इदारे अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने से फेल हो चुके हैं। ये ऑब्जर्वेशन आई नैब के हवाले से, FIA के हवाले से, SCCP के हवाले से। अब
इन मामलात की तहकीकात आगे कौन करेगा? क्या कमीशन बनेगा या सुप्रीम कोर्ट खुद फैसला करेगी? मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट को खुद फैसला करना चाहिए, और हकीकत तक पहुंचने के लिए सुप्रीम कोर्ट इंटेंड कर रहा है, बार बार कह रहा है। मगर साथ साथ मैं आपको एक बात अहम बताऊं, राना सनाउल्लाह साहब ने कल या परसों ये धमकी दी कि जनाब सुप्रीम कोर्ट अगर नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला करेगा तो अवाम एक्सेप्ट नहीं करेगी। अच्छा, ये धमकी सुप्रीम कोर्ट को दी, जिसको रिटरेट ख्वाजा साद रफीक साहब ने भी किया, और ये इनकी हिस्ट्री में सुप्रीम कोर्ट पर हमला भी कर चुके हैं। तो मैं तो समझता हूं कि ये बड़ी खतरनाक धमकी है, ये सुप्रीम कोर्ट को प्रेशराइज किया जा रहा है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट को नून लीग से खतरे में देख रहे हैं? मैं तो देख ही रहा हूं, ना जो बयानात आए हैं तो बिफर गए ना, अब तो सबूत कुछ है ही नहीं, तो लिहाजा धमकियों पर उतर आए। मैं साथ साथ आपको एक टेक्निकल बात बता रहा हूं कि ये डिपेंडेंस का जो मामला था ना, इसमें इन्होंने कहा ये कि गलती से हमने, क्योंकि कोई कॉलम नहीं था तो हमने मरियम नवाज शरीफ को डिपेंडेंट डिक्लेयर किया है। अगले साल इन्होंने 2 डिपेंडेंट डिक्लेयर किए हैं, प्रिज्यूमेबली कुलसूम नवाज साहब अपने डिपेंडेंट खुद हैं। अब इन्होंने कोर्ट में ये कहा है कि जी वो जो 2 डिपेंडेंट्स हैं वो बीवी है और मैं खुद हूं। तो नवाज शरीफ साहब अपने ही जेर कफालत है कि नदीम अफजल चंद साहब, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, और माजी में हम देख चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ, उसमें एक साहब ऐसे भी हैं जो आजकल हमें नजर आते हैं उन फ्रंट बेंचेस पे, जो कि उस हमले में भी इन्वॉल्व थे, नून लीग के अब माशाल्लाह सेनेटर हैं। और जिस खदशे का इजहार डॉक्टर आरिफ अलवी साहब कर रहे हैं राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफीक के बयानात के हवाले से, आप इसको शेयर करते हैं या कि नहीं, ये पोलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं डॉक्टर साहब? नहीं, डॉक्टर साहब का खदशा बिल्कुल ठीक है। ये हर पॉलिटिकल पार्टी का जो अपोजिशन में है उसके जहन में ये खदशा है, क्योंकि ये इनकी रवायत रही है, या इन्होंने जज खरीदा है या इन्होंने धमकी दी है, या इन्होंने अशराफिया आप ऐसे तबकों को खरीदा है या खरीदने की कोशिश की है। अब या तो पहले भी था, लेकिन अब जस्टिस फैज ईसा कमीशन के ऊपर जिस तरह वजीर दाखिला साहब की स्टेटमेंट आई, जो उन्होंने धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये हमले ही है। और इन्होंने हमला क्या करना है? अब इनकी कश्ती डूबने वाली है, ये हमले के काबिल नहीं रह गए, ना इनके पास कुछ ताकत है, ना इनके पास उस तरह एस्टैब्लिशमेंट इनके पीछे है, ना उस तरह सुप्रीम कोर्ट या अदलिया इनके पीछे है जिस तरह कभी हुआ करती थी। और मेजॉरिटी मीडिया, मेरा ख्याल आप पाकिस्तान तहरीक को सिलेक्टिवली देखते हैं। एस्टेब्लिशमेंट शायद अपनी पॉलिसीज कम ही बदलती है, और एस्टेब्लिशमेंट के जो जमहूरी बच्चे होते हैं उनकी सरपरस्ती से कम ही हाथ उठाया जाता है। आप दोनों सियासी जमातों ने खदशे का इजहार किया। नाज़रीन, यहाँ पे एक वफ़ा लेते हैं, वफ़े के बाद जब वापस आएंगे तो सऊदी अरब की तो अजीजिया स्टील मिल बेच दी गई थी, तो एक और स्टील मिल फिर किस पैसे से लगी, वो कौन सी स्टील मिल है, एक दफा फिर आपको ये दिखाएंगे और इस पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखें। वेलकम बैक नाज़रीन। एक और स्टील मिल सऊदी अरब में, अगर हमारे प्रोड्यूसर आपको दिखा सकें, ये हिल मेटल स्टील है। एक तो हम अजीजिया स्टील मिल का जिक्र सुनते आए हैं, हिल मेटल स्टील और मैनेजिंग डायरेक्टर इसके भी अल्हम्दुलिल्लाह हुसैन नवाज साहब हैं। अगर अजीजिया स्टील मिल बेच दी गई तो एक और स्टील मिल लगाने के लिए कितना पैसा दरकार होता है, और शरीफ खानदान के पास पैसा है कितना? डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, क्या इस हिल मेटल स्टील के हवाले से कोई मनी ट्रेल पेश हुआ? नहीं जी, मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ। मैं आपसे एक कह रहा हूँ कि अंग्रेजी का एक मकूल है ना, टिप ऑफ द आइसबर्ग। मैं कहता हूँ खरबों निकलने हैं। क्यों? क्योंकि बात तो एवनफील्ड अपार्टमेंट से शुरू हुई, फिर गल्फ स्टील, फिर क्यू होल्डिंग, फिर शैमरॉक, फिर फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट्स, फिर ये कहा गया कि कुलसूम नवाज साहिबा की भी एक प्रॉपर्टी है, फिर ये आज ये दूसरी स्टील मिल का पता चला। बाहर स्टील मिल बन रही है, अपनी तबाह करके बाहर पैसे ले जाते हैं, अपनी तबाह करके, इसी अपने पाकिस्तान में नहीं चला सके। तो मैं आपसे कह रहा हूँ ये टिप ऑफ द आइसबर्ग, खरबों अंदर हैं, सिर्फ नवाज शरीफ साहब के खरबों हैं, खरबों। राइट, नदीम अफजल चंद साहब, ये हिल मेटल स्टील अजीजिया स्टील मिल अगर बेची गई तो ये हिल मेटल स्टील जो कि सऊदी अरब में है, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर भी हुसैन नवाज है, इसके लिए पैसा कहां से आया, इस हवाले से कोई जवाब आया? और आपके अंदाजे के मुताबिक शरीफ खानदान के पास कितने अरब रुपए होंगे, और उसमें से पाकिस्तान में कितने और बैरून मुल्क कितने? पैसा सबसे पहले तो जो डाइवो वालों से लिया गया वो पैसा होगा। उसके बाद जो लाहौर LDA की प्रॉपर्टी बेची गई, जो 1987 से 80 फाइनेंस मिनिस्टर से ले आज तक, ये तकरीबन 35 ईयर्स बनते हैं। और पंजाब इस मुल्क का समझे कि पाकिस्तान का 70% का बजट होता है पंजाब का बजट, उसके ये मालिक रहे हैं। माँ सिवाय
दरमियान ये जो चौधरी परवेज लाई या मुशर्रफ के ये 7-8 साल निकाल दें, वो भी इनके लोग वही हैं, ब्यूरोक्रेसी भी वही है, सारा कुछ यही है, इनके लाहौर में काम वही होते रहे। तो ये सारा हर साल का, जिस तरह एक LNG से 1300 अरब रुपए आज किकबैक्स ली गई हैं, एक एक प्रोजेक्ट से किकबैक निकालें तो उसको आप मल्टीप्लाई कर लें तो आपको ये तो कुछ भी नहीं होगा, ये तो आपको छोटा सा टुकड़ा ही नजर आएगा। जो पनामा का एक पता नहीं कहाँ को अल्लाह ताला को ऐसी अपने आप को क्या अमीरुल मोमिनीन बनने की तरफ जा रहे थे, तो ये परवरदिगार ने रास्ते में को रोड़ा अटका दिया इनका अमीरुल मोमिनीन के सामने, वरना ना मीडिया, ना जुडिशरी, ना अपोजिशन की जमातें, ना किसी ने ये नहीं निकाला। ये तो एक इंटरनेशनल रिपोर्ट आई और ये सामने चीजें आ गई, वरना हुदैबिया पेपर मेल तौफीक इनकी आप कितना शोर डालते रहे, ये डिफाल्टर है। किसी कोर्ट ने फैसला किया, किसी इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया नहीं। और अब भी हमें उम्मीद है, हम दुआ कर सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट नहीं है कि इनका एहतसाब हो या इनके खिलाफ कोई फैसला आए। इनका तो बिल्कुल ठीक है। ये कंपनीज पैसा लॉन्डर करने की कंपनीज हैं, ये इन्वेस्टमेंट कंपनीज। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब और नदीम अफजल चंद साहब दोनों का में शिरकत का शुक्रिया। नाज़रीन, आपने नदीम अफजल चंद साहब सेक्रेटरी जनरल पंजाब को सुना कि तारीख ये नहीं बताती कि शरीफ खानदान के खिलाफ कभी फैसला है, हमेशा इन्हें टेक्निकल जस्टिस का फायदा मिलता रहा, तकनीकी इंसाफ। इसहाक डार के एफिडेविट पे तकनीकी इंसाफ, रहमान मलिक FIA की तहकीकाती रिपोर्ट पे तकनीकी इंसाफ और बेतहाशा ऐसी चीज़ें हैं। जब आप लिस्ट उठा के देखते हैं टैक्स के हवाले से, तो उसमें भी तकनीकी इंसाफ का फ़ायदा हमेशा शरीफ ख़ानदान को मिलता रहा। और अब माशाल्लाह शरीफ ख़ानदान के अपने ज़ाती बिजनेसेस तकरीबन 1 दर्जन से ज़ायद ममालिक के साथ उनके कारोबारी रवाबित हैं। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन इतना, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।